आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। इसका सर भारी हो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आँखों को खोलने की कोशिश की। 5 मिनट की मेहनत के बाद इसकी आँखें खुल गईं। इसने उठकर बैठने की कोशिश की मगर सारा जिस्म दर्द से चूर था। वो थोड़ा सा ऊपर हुई और बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। फिर इसकी नज़र सारे कमरे में घूमी। वो किसी अनजान कमरे में थी। वो कमरा बहुत शाहाना था, एक वीआईपी कमरा। कमरे से होती इसकी नज़र अपने हुलिया की तरफ गई और वो हैरान रह गई। वो उस वक्त बहुत खूबसूरत स्काई ब्लू फराक में थी जिस पर फरोज़ी और जर्द रंग के छोटे बड़े दायरे प्रिंट थे। वो उन कपड़ों में कैसे आई? ज़ोया को खौफ महसूस होने लगा। वो कहाँ थी? कमरे में रोशनी ज्यादा नहीं थी। इसकी नज़र बाएं दीवार की जानिब उठी, वहीं एक तस्वीर लगी थी। ज़ोया ने गौर से देखने की कोशिश की तो वो साकत रह गई। वो इसके और अज़लाम शाह के निकाह की तस्वीर थी। अज़लाम शाह के पहलू में बैठी वो शहजादी। इसे याद नहीं ये तस्वीर कब ली गई थी। अब वो जान गई थी ये कमरा किसका है। इसके दिमाग में वो सारी बातें पड़ने लगीं। इसे सब याद आ गया। इसकी आंखों में करब और दर्द की लहरें उठीं। इसे दुनिया के हर मर्द से नफरत होती महसूस हुई। कोई भी शौहर अपनी बीवी की हिफाजत क्यों नहीं कर पाता? उसके बाप ने भी उसकी मां की हिफाजत ना की और उसे कभी बताया नहीं कि उसकी मां की मौत कैसे हुई थी। और ये शख्स पिछले 2 महीनों से गायब था। ज़ोया का दिल चाहा धड़े मार मार कर रोए मगर वो मजबूत बनी बेड से उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन अगले ही पल बुरी तरह तकलीफ से तरप उठी। वो चलना तो दूर हिल तक नहीं पा रही थी और ये घुटने की चोट की वजह से था। इसने अपना दायां हाथ सामने किया जो पिटीम में जकड़ा था। ज़ोया का दिल चाहा वो अपना हाथ काटकर जिस्म से अलहदा करके फेंक दे। ये गंदा हो गया था। एक ना महरम के लमस ने इसे गंदा कर दिया था। फिर इस का हाथ अपने चेहरे पर गया। उसे अपने चेहरे से भी नफरत हो गई। इस पर किसी गैर मर्द की उंगलियों के निशान आ गए थे। इसका चेहरा भी गंदा हो गया था। वो अपनी सोचों के भंवर में उलझी थी। आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। जब हाथ में ट्रे पकड़े वो कमरे में दाखिल हुआ। वो आगे आया, ट्रे साइड टेबल पर रखी और ज़ोया के पास बैठा। ज़ोया जो चेहरा झुकाए अपने ख्यालात में गुम थी। अपने चेहरे पर उंगलियों का लमस महसूस करके होश में आई। वो इसके बिल्कुल पास बैठा, उसके चेहरे से आंसू साफ कर रहा था और ज़ोया ने उसे गुस्से से देखा। इसने बिना कोई लम्हा ज़ाया किए अपना बाईं हाथ उठाया और इसका हाथ अपने चेहरे से पीछे किया। अज़लाम शाह ने गहरी सांस ली। वो इसके ऐसे रवैये की वजह समझने से कासिर था। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इसकी ओशन ब्लू आँखें खून छिलका रही थीं। तमधारी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से यहाँ ले आया। वो पर सुकून लहजे में कहकर साइड टेबल का दरार खोलकर कुछ मूंगने लगा। मुझे मेरे घर भी लेकर जा सकते थे, यहाँ क्यों लाए? इसका पुरसुकून लहजा ज़ोया को तो आग लगा गया। ये भी तमधारा ही घर है। और भी जान तमधारी हालत देखकर परेशान हो जाती। इस वजह से यहाँ ले आया। इसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। वो निकालकर सीधा हुआ। दोनों की नज़रें मिली। ओशन ब्लू आँखें 2 से 4 हुई। वो अब तक तश में थी। ये मेरा घर नहीं है, भूली मत, अभी शादी नहीं हुई। आपको ये हरकत करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। अज़लाम के हाथ में कोई ट्यूब थी। उसने ढक्कन खोला और इसमें से कुछ क्रीम निकालकर ज़ोया के चेहरे के पास उसके ज़ख्म पर लगाने की कोशिश की। वो चेहरा फेर गई। तुम मेरी बीवी हो, हमारा निकाह हो चुका है, महरम हूँ मैं तमधारा और मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। वो ज़ोया के कुछ नज़दीक होकर बैठा और इसके होंठ के किनारे पर वो क्रीम लगाई। फिर इसके गाल पर भी लगाई जिस पर उंगलियों के निशानात साफ थे और सूजन हो गई थी। बहुत जल्दी नहीं याद आ गया आपको कि बीवी हूँ मैं आपकी? महरम और मुहाफिज ऐसे होते हैं। निकाह के बाद तो इस तरह गायब हुए जैसे आपका कोई वजूद ही ना हो। अज़लाम ने करीम वापस दरार में रखी। तुम मुझे मस कर रही थी। वो मुस्कुराया तो इसके दोनों डिंपल नुमायूं हुए। ज़ोया का गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो इसके सवाल को अगनूर करती दूसरा सवाल कर गई। मैं इन कपड़ों में कैसे आई?
आपने मेरी मर्जी के बिना मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? इस बार तो वो चीख पड़ी। अज़लाम ने देखा इसकी ओशन ब्लू आंखें गुस्से और वहशत से लाल हो रही थीं। शौहर हूँ मैं तमधारा, तुम पर हक रखता हूँ। क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो? तुम्हारे कपड़े इस काबिल नहीं रहे थे तमधारा जिस्म ढक सकते, इसलिए मैंने बदल दिए। इसने मोहब्बत से जोया के चेहरे पर हाथ रखा जिसे वो लम्हे के दूसरे हिस्से में ही झटक गई। मैंने कहा ना, हाथ मत लगाएं मुझे। आप मर्दों को यही तो आता है, सिर्फ औरत के वजूद को हासिल करना, जिसके लिए आप मुझे सीधा अपने बेडरूम में ले आए। अज़लाम के दिमाग की नसें उभर गईं। उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया और अगले ही पल जोया को कमर से पकड़कर अपने करीब किया। तुम्हें मेरा पाकीज़ा इश्क हुस्न लग रहा है? लग नहीं रहा, मैं जानती हूँ ये हुस्न ही है। वो बना डरा इसकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, मेरे खूबसूरत चेहरे और जिस्म से ही इश्क हवा है आपको, वरना मुझ में ऐसा किया है बताएं। वो जोया पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए इसकी इतनी घटिया बातों को भी घोलकर पी रहा था। जो हुस्न रखते हैं वो निकाह नहीं करते, वो अपनी ज़ात से मंसूब करके अपनी इज्जत नहीं बनाते। अब तुम मेरी इज्जत हो। और इस लम्हे सब कुछ ठहर गया, वो साकत हो गई। इसकी आंखों का सारा गुस्सा झाग की तरफ बैठ गया। वो कितने ही पल कुछ भी कह ना पाई। दीन में 4 चीज़ों की बना पर औरत से निकाह के बारे में कहा गया है। एक, इसका दीन, दौलत, हुस्न और हसब नसब। मैंने सिर्फ तमधारा पर्दा देखा, मुझे तमधारी उन बाहिया आंखों से इश्क हुआ था, इस ज़ाहिरी वजूद से नहीं। और जोया को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तमधारी इजाज़त के बिना तुम्हें हाथ लगाऊंगा? तुम नहीं चाहती तो मैं आज के बाद तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहते साथ उसने जोया को छोड़ दिया। जोया ने देखा इसकी ओशन ब्लू आंखों में कुछ टोटा था, शायद कोई मान था। मैं सेक्रेट एजेंट हूँ, बार बार मिशन पर जाना पड़ता है और इस अरसे में मैं अपनों से राब्ता नहीं रखता, उससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इस वजह से मैं गायब था। वो कुछ पल खामोश हुआ, फिर उठ गया। ये सूप पड़ा है, मैं भी जान को भेजता हूँ, वो पिला देंगी। घर में कोई नहीं है, माम, डैड और जॉनीर दुबई गए हैं। जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना, डॉक्टर ने चलने फिरने से सख्ती से मना किया है। फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। जोया ने देखा वो मुंह फेर गया और उसी के साथ जोया के दिल में भी क्षण से कुछ टूट गया। और तमधारा ये हाल जिसने किया उसे अज़लाम शाह के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे फिर वो अरशद कुरैशी हो या उनका बेटा और इसके वो लफनगे दोस्त। जोया ने हैरानी से उसका नीम रुख देखा। वो कुछ ही घंटों में जोया की हालत के जमादार तक भी पहुंच गया था। अनीस ने जोया का मोबाइल ट्रेस किया था। इसके लहजे में आग से भी ज्यादा तपिश और अलाव था। मेरी बीवी पर गंदी नज़र डालने वालों की मैं उनकी नोच लूंगा, और जिन हाथों से इन्होंने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की, उन हाथों के इतने टकरे करूंगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। उनके जिस्म से खून का कतरा कतरा निचोड़ कर ना निकाला तो मेरा नाम भी मेजर अज़लाम अहमद शाह नहीं। इतना कहते साथ वो रुका नहीं और कमरे से निकल गया। पीछे जोया टूटकर बिखर गई। कुछ पल वो अपने हाथों को देखती रह गई। उसे अपने हाथों की लकीरों से सब कुछ जाता महसूस हुआ। कितनी ना शिकरी थी वो अल्लाह पाक की, जिसने बना कहे बना मान गए उसे वो शख्स दे दिया जिससे उसे इश्क था, और वो हमेशा से मर्दों की बेवफाई से डरती आई थी। वो चाहकर भी अपने लहजे को तल्ख होने से रोक ना पाई। आंखों से आंसू बहते इसकी हथेली पर गिरने लगे। वो क्यों ना समझ पाई? वो शख्स इससे सच्चा इश्क करता था। वो हकीकत में जीने वाली लड़की थी, उसे मोहब्बत और अफसानों पर यकीन नहीं होता था। वो बचपन से तल्ख हकीकत में जीती आई थी। बज़ाहिर मुस्कुरा कर रहने वाली वो लड़की अंदर से बहुत टूट फूट का शिकार थी। वो अफसाने पढ़कर मजीद हकीकत पसंद बन गई। उसे यही लगता था हर मर्द सिर्फ औरत के वजूद से मोहब्बत करता है, रूह से नहीं। और ये इश्क हकीकी ज़िंदगी में होता ही नहीं है। मगर अज़लाम शाह का वो लहजा कोई चाल कोई साजिश नहीं, हकीकत थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपने शौहर को तकलीफ दे चुकी थी। वो कैसे इतनी नाकदरी बन गई? वो ऐसी तो नहीं थी। इस बदगमानी ने इसके रिश्ते को खोखला करके रख दिया था। कुछ देर बाद भी जान इसके पास आ गई थी।
वो एक हफ्ता शाहवाला में ही रही, वो भी अज़लाम शाह के कमरे में। इस दिन वो कहाँ गया ज़ोया को मालूम नहीं, मगर फिर वो वापस ना आया। इस एक हफ्ते तक वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और भी जान के साथ वापस अपने घर आ गई। 1 माह हो गया था इस वाक़ये और इस दिन के बाद उसके ताया और उनका बेटा साद और इसके वो सब दोस्त ऐसे गायब हुए जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। फिर सिर्फ पुलिस को उनके सर मिले बिना डर के, वो भी बहुत बुरी हालत में कि सबकी आँखें किसी तेज़दार हथियार से नोचकर निकाल दी गई हूँ। ज़ोया जान गई थी ये अज़लाम शाह का इंसाफ था। उसे अपने सीने में ठंडक उतरती महसूस हुई। उसका बाप सालों अपनी बीवी का बदला ना के पाया और उसके शौहर ने एक भी दिन ना लगाया ज़ोया की हर तकलीफ का बदला ले गया। हमदान साहब वापस आ गए थे। वो अपने बाप से सच जानना चाहती थी मगर फिर खामोश होकर रह जाती। ज़ोया के साथ किया हुआ इस बात से हमदान साहब अनजान थे। अज़लाम ने भी जान को भी यही बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ था। ज़ोया बाकायदा यूनिवर्सिटी जा रही थी और अब इसके बैचलर ऑफ साइंसेस का एक सेमेस्टर भी पूरा हो गया था। इसके ताया और ताई दुबई से वापस आ गए थे। उनका सारा बिजनेस वहीं से था, इसलिए वो पाकिस्तान बहुत कमाते थे। आज 4 माह बाद ज़ोया ने दोबारा शाहवाला में कदम रखे। इनेला बेगम की तबीयत ठीक नहीं थी और उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था और ज़ोया सेमेस्टर ब्रेक में फ्री थी, इसलिए कुछ दिन शाहवाला में ताई के पास रहने के लिए आ गई। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई उसने देखा इनेला बेगम के सामने एक जवान 20-22 साला लड़की बैठी थी। इसे देख ताई बहुत खुश हुई। वो ताई से मिलती हुई उनके साथ बैठ गई। ज़ोया, इससे मिलो, ये नाइला है, मेरी कज़िन की बेटी। ये यहीं जॉब करती है, इसलिए ये हमारे साथ ही कुछ अरसा रहेगी। और नाइला, ये ज़ोया है अज़लाम की। ज़ोया ने उनके हाथ पर दबाव डाला। वो जैसे इसका इशारा समझ गई। अज़लाम के चचा की बेटी। मैंने इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए बुलाया है। साथ वाला बंगला उनका ही है। अच्छा है ना हमदान भाई, तो यहाँ ही नहीं अकेले ये बोर हो जाएगी, इस वजह से यहाँ रौनक लग जाएगी। ज़ोया मुस्कुरा उठी और नाइला उसे गौर से देख रही थी। इसे एक ही पल में ज़ोया से हसद हुआ। वो बहुत खूबसूरत थी। 19 साला ज़ोया शाह खूबसूरती की मिसाल थी। ज़ोया ने देखा इस लड़की की आंखों में अजीब झुंझलाहट थी। ज़ोया इसकी आंखों में खुद के लिए नापसंदीदगी साफ देख सकती थी। ज़ोया काफ़ी देर ताई के पास बैठी उनसे बातें करती रही। फिर ताई को उनके कमरे में आराम करने के लिए लिटाकर आई और किचन में आकर उनके लिए सूप बनाने लगी। वो जो अपने ध्यान किचन में दाखिल हो रहा था, सामने ही ज़ोया को काम करता देख इसकी आंखों में चमक उभरी। वो उस वक्त लाइट पर्पल कलर की परंटिक घुटनों को छूती फराक में थी। दुपट्टा गले में अच्छे से ले रखा था। इसके खूबसूरत बाल कलप में बंधे हुए कमर तक आबिशार की सूरत बिखरे थे। इसके बाल बहुत खूबसूरत और काफ़ी लंबे थे। अज़लाम शाह ने एक चीज़ नोट की थी। वो हमेशा फराक ही पहने रखती थी, जैसे इस लिबास में पुरसुकून और कंफर्टेबल महसूस करती हो। इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत उम्दा था। वो बहुत महारत से एक शेफ की तरह काम कर रही थी। अज़लाम शाह इम्प्रेस हुए बना ना रह सका। ज़ोया अपने ध्यान काम कर रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। फिर जैसे ही उसने महसूस किया ज़ोया काम करते हुए पलटने लगी है, वो फौरा इससे नज़रें हटाता फ्रिज की तरफ बढ़ा और पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा। ज़ोया जैसे ही पलटी तो नज़र इस पर गई। ज़ोया की आंखों में चमक उभरी और दिल में ठंडक उतरी। 4 माह बाद वो दोबारा इसके सामने था। वो उस वक्त पीच कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स में था और आदतन कहनी से नीचे तक शर्ट के बाजू फॉलर कर रखे थे। वो पानी पीकर ज़ोया की तरफ देखे बना ही किचन से निकल गया। ज़ोया की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। इसे याद आया वो तो उसका दिल दिखा चुकी थी। इसका नाराज़ होना बनता था। उसके दिल पर यकायक बहुत सारा बोझ बढ़ गया। वो सर झटक कर दोबारा काम की तरफ मुतवज्जह हो गई, मगर अब आंखों में उदासी थी। वो इनेला बेगम के लिए सूप लेकर कमरे में आई तो अज़लाम बेड पर उनके पास बैठा उनसे बात कर रहा था और वो हमेशा की तरह मुस्कुरा कर इसकी दानिश सुन रही थीं। आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। देखिए कितनी वीकनेस हो गई है और पाँव पर सोजिश हो गई है। वो उनके पाँव का मुआयना करने हुए पिटी बांध रहा था। ज़ोया ने ट्रे साइड टेबल पर रखी और सोफे पर जाकर बैठ गई। अज़लाम ने पिटी करने के बाद ट्रे पकड़ी और उनको सूप पिलाने लगाने पहला चम्मच जैसे ही उनके हलक से नीचे उतरा वो फौरन खांसने लगी।
अज़लाम ने फ़ौरन बाउल रखकर पानी का गिलास पकड़ा और उनके मुंह से लगाया। माम किया हवा, आप ठीक तो हैं ना? इन्होंने अपने हवास बहाल किए और इस बात में सर हिलाया। अज़लाम ने गौर से सूप को देखा। फिर इसने अपनी ओशन ब्लू आँखें उठाकर ज़ोया को देखा। इसकी आँखों में गुस्सा और वहशत हिचकोले मार रही थी। ओशन ब्लू आँखों में खून उतर आया। क्या मिलाया है सूप में? इसका लहजा आग की तपिश की तरह झुलसता हुआ ज़ोया के अंदर उतरा। वो बोला नहीं, गिरजा था। ज़ोया हैरत से उसका ये अजनबी रूप देखकर रह गई। बहुत देर के बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुई। मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, बस सिर्फ सूप बनाया है। अज़लाम ने सूप का बाउल पूरी क़ुव्वत से ज़मीन पर दे मारा कि कमरे के दरवाज़े दीवार में एक छनाके की आवाज़ आई। सूप फर्श पर गिर गया और सूप का बाउल तक टूट गया। ज़ोया की आँखें फटी की फटी रह गईं। वो उछलकर सोफे से उठी। इसकी आँखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। ये सूप नहीं, जहर था मेरी माम के लिए। कम से कम पूछ तो लेती कि सूप में क्या डालना था क्या नहीं। वो चीख उठा। ज़ोया के दिल में करचीं छिप गईं। अगर मेरी मां को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी मुआफ़ ना करता। इनेला बेगम इसके हाथ पर दबाव डालकर उसे खामोश रहने को कह रही थी, मगर वो उनकी तरफ मुतवज्जह ही कहीं था। बस करो अज़लाम, ये क्या तरीका है इससे बात करने का? भूलो मत तमधारा, इससे क्या रिश्ता है? वो गुस्से से अज़लाम को बहुत कुछ बावर करवा गईं और अज़लाम का सारा गुस्सा झाग की तरफ बैठ गया। इन्होंने एक नज़र ज़ोया को देखा जिसकी आँखें आंसू रोकने के बायस सुर्ख लहू रंग हो गई थीं। ज़ोया बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। असल में तुमने इसमें मशरूम डाले, मुझे उनसे एलर्जी है। ज़ोया ने बेयकीनी से इनेला बेगम की तरफ देखा। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गई, उसे पूछना चाहिए था। अगर इनेला बेगम को कुछ हो जाता तो वो खुद को सारी ज़िंदगी मुआफ़ ना कर पाती। अब इसे अज़लाम शाह का गुस्सा करना बिल्कुल ठीक लगा। बहुत देर बाद उसने अपने होंठों को हरकत दी। सूरी में नहीं जानती थी। उसकी आवाज़ में लर्जिश, कपकपाहट और नमी थी। इन दोनों का दिल कट कर रह गया। इसकी आंखों से आंसू बहुत ज़ब्त के बावजूद भी बह निकले। वो अपने होंठों पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे में नाइला खड़ी इन तीनों को ही देख रही थी। जैसे ही ज़ोया इसके पास से गुजरी, वो बुड़बड़ाई, पता नहीं लोग इतने नकमे क्यों होते हैं, जब काम आता ही नहीं तो ड्रामे क्यों करते हैं। ज़ोया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो तंजिया मुस्कुराई। ज़ोया के अंदर शदीद इश्तियाल और तकलीफ की लहर डोरी। वो एक भी लम्हा ज़ाया किए बना भागी और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले रूम में चली गई। नाइला आगे बढ़ी और बहुत हमदर्दी से इनेला बेगम से गोया हुई, आंटी आप ठीक तो है ना? इनेला बेगम तो अज़लाम को गुस्से से घूर रही थी। अब बैठे मेरी शक्ल किया देख रहे हो, जाओ इससे माफ़ी मांगो। अज़लाम उठ खड़ा हुआ। अरे अज़लाम, क्यों माफ़ी मांगेगा? बिल्कुल ठीक किया, अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियां ऐसी ही होती हैं। काम कोई आता नहीं है और बस दूसरों को ये इम्प्रेस करने के लिए किचन में घुस जाती हैं। अब अगर आंटी को कुछ हो जाता है तो ऐसी लड़कियों को तो चटाखा। कमरे की फिजा में एक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। वो जो रवानी से बोल रही थी, अज़लाम शाह का भारी हाथ उठा और नाइला के चेहरे पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। वो भी यकीनी से अपना हाथ गाल पर रखकर अज़लाम को देखती रह गई। इनेला बेगम ने सर पकड़ लिया। एक तो पता नहीं इसका गुस्सा किस पर चला गया था। तमधारी हिम्मत कैसे हुई ज़ोया के बारे में इस तरह की बकवास करने की? खबरदार, अगर दोबारा इसके किरदार पर एक हर्फ भी बोला तो मैं तमधारा मुंह तोड़ दूंगा। वो तमधारी तरह मर्दों को इम्प्रेस करने के किए ऐसी थर्ड क्लास हरकतें नहीं करती। मैं इससे जैसे मर्जी बात करूं, वो हमारा पर्सनल मीटर है, समझी? अज़लाम शाह की आंखें लहू रंग हो गईं। वो एक एक लफ्ज़ सर्द लहजे में कहता हुआ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे वो बेयकीन खड़ी रह गई और फिर गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींचती हुई कमरे से निकली और अपने कमरे में चली गई। वो ऊपर आया तो ज़ोया के कमरे की जानिब बढ़ा, वो जो यहाँ आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इनेला बेगम ने उसे दिया था। इसने दरवाज़ा खोला तो वो खुलता चला गया। वो कमरे में कहीं भी नहीं थी। इसकी नज़र बालकनी में गई। वो इस तरफ पुश्त किए पुरसुकून बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। इसका नीम रुख नज़र आ रहा था। कुछ देर पहले किया हवा चेहरे पर इस बात के कोई आसार नहीं थे। वो अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखना जानती थी। वो एक मजबूत लड़की थी। अज़लाम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाने का सोचा, मगर फिर इसका वो लहजा याद आया।
ऐसे नहीं मेरी प्यारी बीवी, ये बदगमानी का महल तुमने हमारे दरमियान खड़ा किया है। जब तक तुम्हें एहसास नहीं हो जाता अपनी गलती का, तब तक तुम मेरा ये सर्द रवैया ही देखोगी। वो होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट लिए इसकी पुश्त को देखकर दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ और कमरे से बना आवाज़ निकल गया। वो बज़ाहिर तो नज़रें किताब पर जमाए बैठी थी, मगर आँखें उदास और वीरान थीं। इसकी आँखों के सामने अज़लाम शाह का वो अनजान लहजा आ रहा था। उसके दिल पर मनोबूझ बढ़ गया। वो तो सब सही करना चाहती थी, मगर सब कुछ मज़ीद उलझ गया और इसका शौहर इससे मज़ीद खफा हो गया। आंसू लड़खड़ाता हुआ इसके आरज़ा पर बह गया। मैं सब कुछ ठीक करूंगी, ये सब मैंने ही बघारा है, अब मैं ही संवरूंगी, हमारे रिश्ते को भी और इस घर को भी, क्योंकि मैं मिसेस ज़ोया अज़लाम शाह हूँ। वो पुख्ता और मजबूत लहजे के साथ खुद से अहद करके किताब बंद करती उठी और अपने चेहरे से आंसू का हर निशान साफ कर लिया। अब उसका रुख अनीला बेगम के कमरे की जानिब था। वो आज यूनिवर्सिटी में बैठी बोर हो रही थी। ज़ोया तो सेमेस्टर ब्रेक में फ्री थी। एक इसको ही बिजनेस का शौक चढ़ा था। इसका तीसरा सेमेस्टर चल रहा था और आज आखिरी पेपर देने यूनिवर्सिटी में आई थी। फरियाल ने देखा यूनिवर्सिटी में दूर दूर तक हर कोई अपनी ज़ात में मसरूफ़ था, बस एक वो अकेली थी। ज़ोया की तो यूनिवर्सिटी ही अलग थी। ज़ोया के अलावा इसकी कोई ख़ास दोस्त भी नहीं थी। वो ग्राउंड में बैठी थी। तबीयत पर बोझ महसूस हो रहा था। यकायक इसका दिल उदासी से भर गया। वो उठी, अपना बैग उठाया और ग्राउंड से बाहर की जानिब चल पड़ी। वो उस वक्त ऑरेंज कलर की शॉर्ट फ्रॉक में थी जिस पर पर्पल कलर से काम हुआ था। पर्पल कलर के ट्राउज़र और पर्पल कलर का दुपट्टा गले में झूल रहा था। बालों को जोड़े में बांध रखा था। वो अपने ध्यान सर झुकाकर चल रही थी जब अचानक वो किसी चौड़े वजूद से जा टकराई। फरियाल का तो दिमाग ही घूम गया। वो अपना सर मुसलती हुई पीछे हुई अफसोस पीछे सीढ़ियों थीं। इससे पहले वो गिरती सामने वाले ने उसे जल्दी से कलाई और कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो नीचे गिरने से तो बच गई, मगर इसका सर दोबारा उस शख्स के चौड़े वजूद से टकराया। इसने जैसे ही सर उठाकर मुकाबिल को देखा, डार्क ब्राउन आंखों में हैरत उभरी। आज वो दोबारा 3 साल बाद इससे हैदराबाद में टकरा गई। फरियाल को उम्मीद नहीं थी मरी में इस दिन के बाद वो दोबारा उस शख्स को कभी देख भी सकेगी। वो हैरत ज़दा इसे देखकर रह गई और सामने वाले की आंखों में भी हैरत उभरी। शायद मुकाबिल को भी ऐसे टकराव की तवक्को नहीं थी। मस्किया आपको टकराने के लिए मैं ही मिलता हूँ। इसकी खूबसूरत आवाज़ से फरियाल का सारा सत्ता टूट गया। इसने देखा आज भी वो क्रिस्टल ब्राउन आंखें वीरान और दर्द से लबरेज थीं। एम सूरी, मेरी गलती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बात के आखिर तक इसके लहजे में नमी की आमेज़िश हो गई। वो चाहकर भी अपनी आवाज़ और लहजे को भीगा होने से रोक ना पाई। शायद उस शख्स को दोबारा देखकर वो अपने हिंसू काबू ना कर पाई। मुकाबिल ने उसकी आंखों में नमी देखी तो उसे अफसोस हुआ। वो बार बार अपना सर मसल रही थी। एम सूरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। वो शर्मिंदगी से बोला कि फरियाल बस इसके चेहरे को देखती रह गई। वो इतना खूबसूरत और दिलकश क्यों था, और इस लम्हे फरियाल सईर का दिल बगावत कर गया। आंसू इसकी आंखों से लड़खड़ा कर गिरे और गालों पर बहने लगे। सामने वाले के दिल में इसके ये आंसू करचीम की तरह छबे। इसे क्यों तकलीफ हो रही थी? सामने खड़ी इस लड़की के आंसू उसे बेबस और कमज़ोर क्यों कर रहे थे? शावीज़, शावीज़, वो दोनों जो इस तरह एक दूसरे को देख रहे थे। इस आवाज़ से उसका सारा सकता टूटा। शावीज़ शाह ने अपना चेहरा दाएं जानिब मोड़कर देखा, जहां पर आलम शाह खड़ा उसे आवाज़ें दे रहा था। दोनों की नज़रें मिली। वो उसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। वो एक आखिरी नज़र फरियाल पर डालता हवा आलम की तरफ बढ़ गया। फरियाल की आंखों के मंजर धनदले होने लगे। काफ़ी देर बाद वो हरकत में आई। इसने इस सिमत देखा जहां शावीज़ गायब हुआ था। शावीज़, वो उसका नाम बोली और फिर इसके चेहरे पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट आई और वो सर झटककर यूनिवर्सिटी से बाहर की जानिब चल दी। वो दोनों उस वक्त कॉरिडोर में चल रहे थे। ये शावीज़, किया होता है बड़ा हूँ मैं तुमसे, मुझे इज्जत से मुखातिब किया करो। वो आलम को गुस्से से घूर कर बोला। आलम की सरमई आंखों में शरारत नाच रही थी। हाँ, बिल्कुल जैसे तुम बाला जलाला को इज्जत देते हो वैसे ही तो मैं तुम्हें देता हूँ। और शावीज़ ने हैरत से इस शगुफे को देखा। मुझ पर बड़े होने का रूब ना झाड़ा करो, मैं सिर्फ तुमसे 7 माह ही तो छोटा हूँ।
वो बिल्कुल शावीज के स्टाइल में इसका डायलॉग मारता बोला, वो जो अक्सर बालाज से कहता था, तुम डॉक्टर कहीं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शावीज ने इसके पीठ में अपनी कहनी मारी कि वो दर्द से बलबला उठा। आवच मार दिया जालिम। अच्छा ये छोड़ो, तुम बिजनेसमैन कहीं कि ये बताओ कि वो लड़की कौन थी। शावीज की आंखों के सामने फरियाल का वो हसीन चेहरा आ गया। वो सर झटक गया। मुझे क्या पता मेरी कौन सा खाला की बेटी लगती है जो मैं जानूं वो कौन थी। आलम ने चमकती आंखों से उसे देखा। आलम शाह, अपने गंदे दिमाग में ज्यादा घुरा ना दौड़ाओ, सिर्फ गलती से एक टकराव हुआ था और अब दफा हो। वो इसको गद्दी से पकड़कर पार्किंग की तरफ ले गया। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी का रुख हवेली की तरफ था। ये शाह हवेली के लाउंज का मंजर है जहां हवेली की सारी बच्चा पार्टी बैठी थी। इतने में लाउंज के दाखिली दरवाजे से हातिम नवाब शाह दाखिल हुए। वो 75 से उसी साला रूबवाऊ दबदबे के मालिक इस गांव के सरदार थे। वो आए और सोफे पर बैठ गए। उनकी नज़र अपनी सबसे बड़ी पोती की तरफ उठी जो सुकून से बैठी लैपटॉप की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। रमला, इधर आओ मेरे पास। ये सुनना था कि रमला ने सर उठाकर उनको देखा तो इसका चेहरा वाज़ेह हुआ। शहद रंग आंखों वाली गंदमी रंगत मगरूर नाक तेखे नकूश वो दरमियाने हुस्न की 18 साला लड़की थी। इसकी शक्ल कुछ हद तक अपने दादा सरदार साहब से मिलती थी। वो उठी और उनके पास जाकर बैठ गई। सारे लाउंज वालों की नज़रों का मरकज़ बस वो दोनों दादा पोती थे। इन्होंने एक गिफ्ट बॉक्स रमला की तरफ बढ़ाया। ये तमधारा गिफ्ट है। तमधारा इंटर कंप्लीट हुआ है ना, इसलिए मेरी तरफ से। ये सुनना था कि रमला शाह की आंखें चमक उठीं और ये मंजर देखती वो हैज़ल आंखें उनमें शिकवा दर्द तकलीफ की लहरें उठीं। रमला ने वो खोलकर देखा तो इसमें आईफोन 15 प्रो मैक्स था। वाह, थैंक यू सो मच आका जान, आप बहुत अच्छे हैं। वो उनके गले लगती लाड से बोली। ये मोहब्बत भरे मुजाहरे लाउंज में मौजूद तमाम बच्चों की आंखों में मिर्चों की तरह चबे। हैज़ल चाहकर भी अपने आंसू रोक ना पाई और उठकर सीढ़ियों फलांगती हुई गायब हो गई। हाला और निदा ने अफसोस से इसकी पुश्त को देखा और बालाज शाह का गुस्सा आसमान को छू रहा था और शावीज जब्त से अपनी मुट्ठी भैंच रहा था। कितनी बार कहा है मुझे दादा जान कहा करो, ये किया तुम सबकी तरह आका जान कहती हो। इससे ज्यादा शावीज बरादशत नहीं कर सकता था। बालाज, आलम, हाला और निदा उन सब की नज़र शावीज की जानिब उठी जिसकी आंखें खून छिलका रही थीं। वो दोनों दादा पोती तो बस आपस में मसरूफ थे। आप इज्जत के काबिल हैं इसलिए आका जान कहती हूँ ना, वो ये कहती हुई अपने नए मोबाइल की तरफ मुतवज्जह हो गई। आका जान के कानों में एक आवाज़ गूंजी। नहीं, मैं क्यों आका जान कहूँगी, तो दादा जान ही कहूँगी, आप तो मेरे दादा हैं ना। इन्होंने एक नज़र रमला को देखा। सिर्फ वो एक वाहिद इस हवेली में थी जो डंके की चोट पर आका जान को दादा जान कहती थी। रमला शाह तो कभी कह ही ना सकी। शावीज एक झटके से उठा। आप अपनी पोती पर ये जो प्यार निछावर करते हैं हमारे सामने ना किया करें। इस हवेली के लोग आपका इतना प्यार हजम नहीं कर पाते। वो गुस्से से गरजा। आका जान ने सर उठाकर उसे देखा। ये क्या तरीका है शावीज शाह, बड़ों से बात करने के सारे अदब भूल गए हो क्या। अपने पोते का इस तरह ऊंचे लहजे में बात करना आका जान को एक अंक ना भाया। भूल तो आप गए हैं आका जान, वो मकाम मेरी बहन का है जो आप अपनी इस पोती को दे रहे हैं। आपके लिए तो किसी की जान की कोई अहमियत ही नहीं। एक पोती मर गई तो किया हवा दूसरी को वो मकाम दे दिया, आपका किया जाता है। मेरी गुड़िया का मकाम आप रमला को दे रही हैं। मैं अपनी मरी हुई बहन के साथ ये ज़ियादती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मेरे सामने इस तरह के मोहब्बत भरे मुजाहरे ना किया करें। शावीज के लहजे में कितनी तरफ अजियत और तकलीफ थी वह मौजूद उसके चारों बहन भाइयों ने महसूस किया। और आका जान के सीने में कोई नेज़ा था जो शावीज की बातों से लगा। वो अपनी लहू रंग आंखों से उन पर एक आखिरी नज़र डालता हुआ सीढ़ियों की जानिब भाग गया। पीछे वो सब अफसोस से देखते रह गए। बालाज उठा और आका जान के रूबरू आया। आप उसे अपने बेजालाड प्यार से बघार रही हैं। अभी कुछ माह पहले ही तो आपने इस आईफोन 14 प्रो मैक्स ला कर दिया था। इसे कौन सा जंग लग गया है जो आपने आज उसे नीवला कर एक और दे दिया। इस हवेली में और भी बेटियों ही सबके दिमाग पर आपका ये सुलूक कैसा असर करता है आपको अंदाज़ा भी है। एक दिन ये आपके उसी बेजालाड प्यार की वजह से इस हवेली का कोई नुकसान कर जाएगी।
इतना कहते साथ बालाज ने वो आईफोन पकड़ा और रमला मुंह खोले देखती रह गई। ये मेरे पास रहेगा, तुम्हें इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। बालाज का लहजा शाविज से भी ज्यादा झुलसता हुआ था। रमला तो रोने वाली हो गई। ये क्या बात हुई लाला, आप सब मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकते, ये मेरा गिफ्ट है, मुझे वापस करें। और क्या एक मरी हुई लड़की की वजह से आप सब मुझे दिन रात ताना देते हैं। वो मनहूस खुद तो मर गई और इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती बालाज का हाथ उठा और रमला के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। वो भी यकीनी और फटी निगाहों से अपने बड़े भाई को देखती रह गई। इसे यकीन ना आया कि इसके भाई ने इस पर हाथ उठाया। बालाज की आंखें लाल हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुड़िया के बारे में ये सब बकवास करने की? यही लाड प्यार है जिसने तुम्हें बदतमीजी करना सिखा दी है। बालाज ने वो फोन सोफे पर फेंका। ये फोन चाहिए ना तुम्हें तो ठीक है, आज ही इस हवेली में बाकी इन तीनों के लिए भी 3 और फोन आएंगी। ये सरदार साहब तो इंसाफ करने से रहे। मैं भी देखता हूँ कौन इन तीनों को कुछ कहता है। इस हवेली की हर बेटी बराबर है। वो ये कहते साथ रुका नहीं, लाउंज से बाहर निकल गया और आगा जान का वजूद पाश पाश हो गया। इन्होंने एक नज़र रमला हो देखा। तुम प्यार के काबिल हो ही नहीं। खबरदार आज के बाद मेरी पोती के बारे में कोई बकवास की। वो दोनों ठीक कह रहे थे, मैंने ही तुम्हें सर चढ़ा रखा है। ये कहते साथ आगा जान अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। पीछे वो तीनों एक दूसरे को देखकर रह गए। रमला को अंदाजा ना हो सका, वो गुस्से में किया बोल गई। अब वो आगा जान को नाराज कर चुकी थी, मतलब अपने खजाने की चाबी से हाथ धोना। वो फौरा आगा जान के पीछे उनसे माफ़ी मांगने भागी। ये रमला शाह थी इस हवेली की सबसे मगरूर, दौलत की घमंडी और खुदसर लड़की। उसे अपने आप और अपनी ज़ात के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था। शाविज उस वक्त अपने कमरे में दीवार के पास खड़ा एक फ़ोटो फ्रेम देख रहा था। इसमें 2 बच्चे थे, एक 10 साला शाविज शाह और दूसरी वो 6 साला ओशन ब्लू आंखों वाली खूबसूरत गुड़िया। बिग बरू पकड़े ना, हा हा हा, आप हार गए। इसका कानों में इस नन्ही सी परी की हंसी गूंजी। सिर्फ एक वही तो थी जो उसे बिग बरू पूरे हक और मान से कहती थी। हम मेरी जान में वाकई हार गया, तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं बहुत बुरा भाई हूँ, अपने इस भाई को माफ़ कर दो प्लीज़ मेरी गुड़िया, एक बार सिर्फ एक बार वापस आ जाओ। तुम्हारा बिग बरू तुम्हें देखने के लिए तरस गया है। इतना कहते साथ वो 23-24 साला जवान लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। शाविज शाह को अपनी बहन से आज भी बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसे दुनिया से गए सालों गुजर गए, मगर कुछ लोग आज भी इसके गम से बाहर ना निकल सके। वो इस हवेली की ऐसी बुनियाद थी जो सारी हवेली वालों को जोड़कर रखती थी। वो माला के एक धागे की तरह थी जिसमें सारे मोती प्रोकर एक लरी बन जाते हैं। वो किया गई सारे मोती बिखर कर रह गए।